हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के फिटर टेक्नीशियन बी क्वेश्चन पेपर को, जिसकी एग्ज़ाम की डेट थी 18/10/2022। तो अभी 1 वीक बिफोर इसकी आंसर की आई है। तो हम आज के वीडियो में इस पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा ले, जिससे है कि आपको हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग है द लोवेस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम। इनमें से किस में ऑटोमेशन कम से कम करने की संभावना है, कम से कम किया जा सकता है? ऑप्शन सेंटर लेथ, टरेट लेथ, कैपेसिटेंस लेथ या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार ये सभी क्या हैं? प्रिसीजन लेथ हैं, जो कि मैक्सिमम मैनुअल ऑपरेट होती हैं। लेकिन इसमें जो सेंटर लेथ है ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, तो इसमें थोड़ा ऑटोमेशन कम से कम होने की संभावना होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटर लेथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 2.5 इंच इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। यहाँ पर आपको बताना है 2.5 इंच कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप सभी को पता है जो 1 इंच है कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 1 इंच 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब इसी 25.4 को क्या करना है आपको, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा टोटल 63.5 मिलीमीटर। तो 2.5 इंच बराबर हो जाएगा 63.5 मिलीमीटर के। जस्ट आपको रिमेंबर क्या रखना था कि 1 इंच 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सिस ऑफ द बैक गियर इज डैश 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 टू द एक्सिस ऑफ द मेन स्पिंडल। जो बैक गियर का एक्सिस होता है ये मेन गियर के जो स्पिंडल होता है उसके रिस्पेक्ट में कैसा होता है? पहला ऑप्शन, दोनों एक्सिस आपके पैरेलल होते हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, या फिर 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो बैक गियर का एक्सिस होता है वो मेन गियर के एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल होता है। दोनों गियर आपस में क्या रहते हैं? पैरेलल पे स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन जिग आर प्रेफर्ड ओवर फिक्चर। इसमें से किस ऑपरेशन में जो जिग है उसको फिक्चर पे वरीयता दी जाती है, मतलब फिक्चर की कंपैरिजन में जिग को ज़्यादा वरीयता दी जाती है? तो अगर ऑप्शन देखा जाए ड्रिलिंग, टर्निंग, मिलिंग या फिर ग्राइंडिंग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिलिंग में। क्योंकि ड्रिलिंग में हमें क्या करना होता है, उसको होल्ड करने के साथ साथ जब आपको हमें टूल को गाइड भी करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर फिक्चर के कंपेरेटिव में जिग को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। बाकी टर्निंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग में फिक्चर से भी काम चल सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमें टूल को गाइड करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग कटर हैव द टीथ ओनली ऑन देयर पेरीफेरी। कौन सा ऐसा मिलिंग कटर है जिसके केवल परिधि पर दांते होते हैं? जो सरकमफ्रेंस है इसी पर केवल सरकमफ्रेंस पर दांते होते हैं। तो ये कौन सा मिलिंग कटर है, यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या दिया गया है, प्लेन मिलिंग कटर। तो प्लेन मिलिंग कटर है, इसके केवल पेरीफेरी या परिधि पर दांते कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है? ब्यूटिल रबर, नियोप्रीन, नायलॉन या फिर बिनाइल पॉलीमर। तो अकॉर्डिंग टू NPCIL आंसर की के अनुसार यहाँ इसका सही आंसर बिनाइल पॉलीमर है। लेकिन बिनाइल पॉलीमर के साथ साथ जो नायलॉन होता है, नायलॉन भी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। व्हिच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईयर डिग्री ऑफ फिनिश आती है? फाइलिंग, ट्रोइंग, चलिए टर्निंग होना चाहिए था, ग्राइंडिंग, लैपिंग। तो इन सभी में देखा जाए तो किसमें सबसे ज़्यादा सरफेस फिनिश आती है? तो सबसे ज़्यादा सरफेस फिनिश आती है लैपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैप ड्रिल साइज फॉर M20x1.5। एक्चुअली यहाँ पर ये 15 लिखे हैं तो इनकी टाइपिंग मिस्टेक है, ये होना क्या चाहिए था
20 × 1.5, तो M20 × 1.5 के लिए यहाँ पर टैप ड्रिल साइज क्या होगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो मेजर डायमीटर M20 दिया गया है इसमें से पिच 1.5 को आप माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 18.5 mm। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पिच मेजर डायमीटर में से पिच को माइनस करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन के साथ। मैच कर रहा है तो हम टिक कर देंगे, नहीं मैच कर रहा है तो फिर हम फार्मूला लगाएंगे, टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज -2 × D। यहाँ पर मीट्रिक के लिए आपको पता है डी बराबर क्या होता है, 0.61 × P पिच होता है। फिर उस फार्मूले से आपको कैलकुलेट करना होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको माइनस करके उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। What is the radius of semicircle if the circumference of the semicircle is 28.26 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछा गया है कोई एक अर्धवृत्त है, ठीक है। अर्धवृत्त कैसे होगा, कुछ इस आकार का होगा। तो अर्धवृत्त का यदि यहाँ पर परिमाप 28.26 दिया गया, उसका सरकमफ्रेंस सेमी सर्किल का पेरीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा। आप सभी को पता है कि सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है पैरामीटर होता है, पेरीमीटर होता है, क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। तो 2πr ये कवर करता है टोटल को। तो अगर हमें आधा का देखना हो केवल यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा आपका πr हो जाएगा। प्लस चूंकि यहाँ पर ये लाइन आपकी एक्स्ट्रा आ जाती है, तो ये लाइन नथिंग बट क्या है, डायमीटर है। डायमीटर मतलब 2r। तो जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला हो जाएगा किसका, सेमी सर्किल का, वो πr + 2r हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 28.6 दी गई। आप उसके बराबर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सिंपली r कॉमन ले लेंगे, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 प्लस यहाँ पर 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5.14 हो जाएगा। तो 28.26 को आप 5.14 से डिवाइड कर देंगे। क्या करना है आपको, 28.26 को डिवाइड कर देना है 5.14 से। तो यहाँ पर लगभग जो आपका आंसर आ जाएगा 5.49 के समथिंग आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5.49। यहाँ पर मेन क्या था कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो सेमी सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, तो πr + 2r उसका हो जाएगा सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर का फार्मूला। बस केवल ये चीज मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टूल इज यूज्ड टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ द बियरिंग। कोई भी बियरिंग है या जो मैचिंग पार्ट्स होते हैं उसके बीच में इंटरनल क्लियरेंस को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन स्टील रूल, फिलर गेज, डेप्थ गेज या फिर वर्नियर कैलिपर। आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिलर गेज। फिलर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, बेरिंग के बीच इंटरनल क्लियरेंस को चेक करने के लिए, या फिर कह सकते हैं जो दो मैचिंग पार्ट होते हैं उनके बीच गैप को, क्लियरेंस को चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रार्स ट्रेवर्सिंग ऑफ टूल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ जॉब टर्म्ड एज। जो हमारा टूल है बेसिकली लेथ का क्वेश्चन है। लेथ में जो कटिंग टूल होता है यदि ये जॉब के एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ट्रेवर्सिंग ऑफ टूल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ जॉब रोटेशन टर्म्ड एज। जैसे जब हम क्या करेंगे, स्टेप टर्निंग करेंगे, ये हमारा क्या है, कोई टूल है। तो अगर हम स्टेप टर्निंग करेंगे या फिर टेपर टर्निंग करेंगे या प्लेन टर्निंग करेंगे तो ये क्या होगा, टूल हमारा इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो एक्सिस हमारी ये है और टूल हमारा इसके एकदम जस्ट क्या कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल फीड। और यदि हम बात करें किसकी, फेसिंग करते समय, तो फेसिंग करते समय हमें इस फेस की फेसिंग करनी होती है। तो उस समय टूल हमारा क्या होता है, इसी डायरेक्शन में 90 डिग्री पर एक्सिस के कंपेयर टू 90 डिग्री मूव होता है। तो उसे क्रॉस फीड के नाम से जानते हैं। तो जब पैरेलल मूव होगा तो उसे लॉन्गिट्यूडनल फीड कहेंगे, और अगर 90 डिग्री पर मूव होगा तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस फीड। वो परपेंडिकुलर मूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर होल्डिंग वर्क पीस विच कैन नॉट बी कन्वेंशनली बिटवीन सेंटर, व्हाट टाइप ऑफ फिक्सर इज यूज, या वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज। ऐसे वर्क पीस जिसको हम कन्वेंशनली सेंटर के बीच, मतलब दो सेंटर्स के बीच होल्ड नहीं कर सकते, उसको होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए बेसिकली फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। इसको टर्म कर सकते हैं एज ए, जो इरेगुलर शेप के जॉब होते हैं उसको होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आती है फेस प्लेट। क्योंकि यहाँ अगर आप बिटवीन सेंटर्स नहीं होल्ड कर सकते तो आपका 3 जाचक यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फेस प्लेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इवन ऑड शेप जॉब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal is used in electroplating to the metal surface to resist corrosion for long period and to retain high polish? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मटेरियल है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल है, जिसका प्रयोग सरफेस कोटिंग के लिए करते हैं, जो कि कोरोजन से बचाए, जंग से बचाए और काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक हाई पॉलिश को बनाए रख सके? तो ये किसका प्रयोग होता है क्रोमियम का। ऐसी कंडीशन जहां पर हमें काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक जंग रोधक क्षमता को बनाना होता है, सरफेस पॉलिश जो सरफेस फिनिशिंग होती है, सतह की चमक को भी बनाए रखना होता है, तो उस कंडीशन में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स? लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, इसको इंजन के मूविंग पार्ट के बीच क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका मेन रीजन क्या है? ऑप्शन दिया गया है टू इंक्रीज द इफिशियंसी, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू इम्प्रूव द कैरिंग कैपेसिटी या टू इम्प्रूव द डक्टिलिटी। तो बेसिकली वहां पर मूविंग पार्टों के बीच हम क्यों प्रयोग करते हैं जो भी ऑयल होते हैं, कि उनके जब आपस में लोग चलते हैं तो रगड़ होती है, रगड़ से वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, उनके बीच फ्रैक्शन लगता है, तो उस फ्रैक्शन को, उनके बीच के घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं, जिससे कम घर्षण होगा, स्मूथली वो चलेंगे, तो पार्ट में बियर एंड टियर भी कम होगी, पावर भी कम लॉस होगा, इजीली वो फंक्शन करेगा। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 स्क्वायर फीट इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर मीटर? यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट कितने स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 1 स्क्वायर फीट होता है वो कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो पहले इसके लिए आपको पता करना होगा कि 1 फीट कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 फीट 0.3048 मीटर के बराबर होता है। कितने मीटर के? 1 फीट 0.3048 मीटर के इक्वल होता है। अब आपको स्क्वायर करना है, तो एक का स्क्वायर करेंगे आपका एक ही रह जाएगा, 0.3048 का स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 0.09 के समथिंग आ जाएगा। तो जो आपका 1 स्क्वायर फीट है ये बराबर आ जाएगा 0.09290 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर निकालना कितना, 1000 स्क्वायर फीट की वैल्यू निकालनी है, तो 0.0920 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग आपका 92.903 निकल कर आ जाएगा। तो 1000 स्क्वायर फीट किसके बराबर है? 92.903 स्क्वायर मीटर के बराबर हो जाएगा। ध्यान में क्या रखना है, जो 1 फीट है, 1 फीट कितने मीटर के बराबर होता है? 0.3048 मीटर के बराबर होता है। अगर आपको ये चीज ध्यान में है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस रॉट आयरन? रॉट आयरन को किस फर्नेस से बनाते हैं? आप सभी को पता है रॉट आयरन किससे बनती है, पुडलिंग फर्नेस से रॉट आयरन प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस से क्या बनता है, तो पिग आयरन, क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन, पुडलिंग फर्नेस से आपका रॉट आयरन, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से यहाँ पर स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश 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 कन्वर्ट द compressed compressed energy into mechanical energy in the form of linear movement into one direction only? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके कंप्रेस्ड एयर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि वो लीनियर मूवमेंट हो, केवल एक ही डायरेक्शन में? तो एक ही डायरेक्शन है तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का प्रयोग इसके लिए बेसिकली किया जाता है। जब एक डायरेक्शन में हमें कंप्रेस्ड एयर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बेसिकली न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक वाले चैप्टर से यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डन्ड स्टील टू ए टेम्परेचर ऑफ बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग? कौन सा ऐसा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, हार्डन्ड स्टील, ऑलरेडी हमारा स्टील पार्ट क्या है, हार्डन्ड है, उसको हम रीहीट करते हैं 400 डिग्री के बिलो और फिर से कूलिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेम्परिंग। क्योंकि हार्डनिंग के बाद क्या होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होता है, काफ़ी ब्रिटल और स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पर ब्रिटलनेस को कम करने के लिए उसको पुनः हीट करते हैं, जिससे उसका जो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को सोराबाइट में तोड़ा जा सके
वहाँ पर ग्रेन को रिफॉर्म किया जा सके, तो बेसिकली प्रोसेस क्या होती है, टेम्परिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a standard pressure angle in degree? निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल प्रेशर डिग्री में नहीं है, तो ये आपका 19 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 डिग्री इसका करेक्ट आंसर, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल नहीं है डिग्री में। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर? आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट फिगर का डिफरेंट डिफरेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे अगर आप स्क्वायर या आयत की बात करो, तो यहाँ पर जो इसके विकर्ण इंटरसेक्ट करते हैं वही इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेम रूप से यहाँ पर पूछा गया है, अगर जो सेमी सर्किल है कोई अर्धवृत्त है, ये हो गया हमारा अर्धवृत्त, अगर वृत्त का पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वृत्त का ना पूछ के क्या पूछा गया, अर्धवृत्त का पूछा गया है। जो सेमी सर्किल है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो 4π/3r डिस्टेंस पे स्थित होती है। ठीक है, 4π/3r, यहाँ पर r क्या है, इसका रेडियस है। ठीक, तो इस फार्मूले से यहाँ पर आप r की वैल्यू, डायमीटर 12 दिया गया है 12, r हो जाएगा 6 यहाँ पर पुटअप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4π की वैल्यू 3.14 हो जाएगी बटा 3 गुणे डायमीटर 12 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट, सॉरी फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, फार्मूला क्या होता है, 4r/3π। सेमी सर्किल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला होता है क्या होता है, 4r/3π। तो 4r की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी, चूंकि डायमीटर 12 है, बटा 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। अब 6 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 बचेगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। 8 को आप 3.14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2.54 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। करना है क्या है, 8 को आपको डिवाइड करना है 3.14 से, तो जो आंसर निकल के आ जाएगा 2.54 आपका आंसर निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का। मेनली इस क्वेश्चन में आपको पता क्या होना चाहिए था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है सेमी सर्किल की, वो 4r/3π डिस्टेंस पे होती है। तो हम आपको एडवाइस करेंगे, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में नहीं जानते हैं तो डिटेल में यहाँ पर चैनल पर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की वीडियोस उपलब्ध हैं, वहाँ से जा कर के देख के आप ये अपने सारे बेसिक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। Which special file is used for narrow work? पतले संकीर्ण कार्यों के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है, तो ये बेसिकली होती है पिलर फाइल। पिलर फाइल का हम प्रयोग करते हैं पतले और संकीर्ण कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट? कोई एक गतिमान वस्तु है, कोई एक वस्तु है जो कि गति कर रही है, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस सरफेस के द्वारा, तो कंपेयर टू उस मूविंग बॉडी के किस डायरेक्शन में लगेगा, इंक्लाइन टू ऑब्जेक्ट होगा, अपोजिट टू ऑब्जेक्ट होगा, पैरेलल टू ऑब्जेक्ट होगा, या फिर परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट होगा। तो आप सभी को पता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट फोर्स होता है। यदि हमारी वस्तु क्या है, इस डायरेक्शन में गति कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इस डायरेक्शन में उसको रोकने की कोशिश करता है। जस्ट क्या होता है, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट ये वर्क करता है, क्या, फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। ये न्यूमेटिक सिस्टम वर्क्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एयर और एनी अदर गैसेस। बेसिकली न्यूमेटिक सिस्टम कैसे कार्य करता है, तो वर्क करता है प्रेशर डिफरेंस के ऊपर। ठीक, जो न्यूमेटिक सिस्टम वहाँ पर वाल्व सिलेंडर्स हैं, तो उसमें कितना प्रेशर का डिफरेंस है, उसी के बेसिस पर बेसिकली आपका न्यूमेटिक सिस्टम वर्क करता है। In a lathe, taper turning means to produce a which type of surface by gradually decreasing the value of diameter from a cylindrical workpiece to। बेसिकली जब हम लेथ में क्या करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, तो आप सभी को पता है टेपर टर्निंग क्या होती है, एक साइड पर उसका जॉब का डायमीटर ज़्यादा रहेगा, धीरे 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 उसके जॉब के डायमीटर को कम किया जाता है, तो दूसरे साइड पर उसका डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार के शेप का निर्माण किया जाता है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली एक कौन सी शेप होती, एक हमारा कोन का शेप बनता है। कैसा शेप बनता है, यहाँ पर आपका कोनिकल शंक्वाकार शेप बनता है। ठीक, कैसा शेप बनेगा, कोनिकल शेप बनेगा। जब हम टेपर टर्निंग करेंगे
तो एक साइड पर वैल्यू ज़्यादा है, दूसरे साइड पर वैल्यू धीरे 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 ग्रेजुअली कम हो जाती है। तो किस प्रकार के शेप का निर्माण करती है? तो एक कोनिकल शेप का यहाँ पर निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हेल्प with the help of how many half nut apron provide power feed to the carriage at the time of thread cutting के टाइम पर बेसिकली यहाँ पर पूछा गया जो लीड स्क्रू होती है एप्रन मैकेनिज्म, वहाँ पर कितने हैं नट, हाफ नट लगे होते हैं। तो कितने होते हैं? ये आपका लीड स्क्रू है, एक इसके ऊपर हाफ नट होता है, एक इसके नीचे हाफ नट होता है। तो जब ये दोनों नट आपस में अटैच हो जाते हैं तो लीड स्क्रू वर्क करने लगता है, दोनों आपस में डिटैच हो जाते हैं तो आपका लीड स्क्रू काम करना बंद कर देता है। तो कितने हाफ नट होते हैं? यहाँ पर दो हाफ नट बेसिकली होते हैं। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड इन स्ट्रेट पाइपलाइन टू कनेक्ट टू पाइप ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड? बेसिकली पाइप फिटिंग में अगर कोई दो पाइप है जिस पर बाहरी थ्रेड कटी हुई है दोनों पाइप पर, अब इन दोनों पाइप को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का प्रयोग किया जाएगा? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपलिंग। जब पाइपों में बाहरी थ्रेड कटी होती है तो किसका प्रयोग करेंगे? कपलिंग का प्रयोग करेंगे। अगर वहीं पाइप में इंटरनल थ्रेड होती तो किसका प्रयोग करते? निप्पल का प्रयोग यहाँ पर करते हो। कैप का प्रयोग किया जाता है पाइप की जो फिटिंग होती है इसको क्लोज करने के लिए। रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं जब डिफरेंट दो डायमीटर डिफरेंट डिफरेंट हो वो पाइप को कनेक्ट करना हो तो रिड्यूसर का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल? बेसिकली कितने फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड होते हैं? तो 18 फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। अगर फंडामेंटल डेविएशन के बारे में पूछा जाएगा तो 25 होते हैं, और फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड के पूछा जाएगा जिसे आईटी ग्रेड के नाम से भी जाते हैं, IT 0, IT 01 डॉट डॉट IT 16, तो टोटल कितने होते हैं? 18 नंबर्स होते हैं, ठीक। और फंडामेंटल डेविएशन कितने होते हैं? 25 होते हैं। Which law state that within elastic limit stress is directly proportional to strain? किस नियम के द्वारा ये कहा जाता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो ये किसका लॉ है? तो बेसिकली हुक का नियम है, ठीक। किसका नियम है? हुक का नियम है। हुक के नियम के अनुसार ही इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होगा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनली होगा। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा उसमें इंटरनल स्ट्रेन भी जनरेट होगी। Which metal is used to manufacture magnet, ball bearing and cutting tool? कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका प्रयोग हम मैग्नेट बनाने में भी करते हैं, बॉल बेयरिंग में भी करते हैं और कटिंग टूल में भी करते हैं? तो बेसिकली होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का प्रयोग इन सभी तीनों चीज़ों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड द रूट सर्किल? तो आप सभी ने गियर को पढ़ा होगा, बेसिकली उसमें 3 सर्किल होती हैं। ये हो गया आपका अडेंडम सर्किल या कह लीजिए मेजर, ये होगा आपका रूट सर्किल या डिडेंडम सर्किल। बीच में यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्किल होती है जिसे पिच सर्किल कहते हैं। अब पूछ रहा है पिच सर्किल से जो आपके रूट सर्किल है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे डिडेंडम के नाम से जाना जाता है। अब यही अगर पिच सर्किल से अडेंडम सर्किल के या टॉप सर्किल की डिस्टेंस को पूछता है तो उसे अडेंडम बोलते, लेकिन ये पिच सर्किल से रूट सर्किल के बारे में पूछ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? डिडेंडम के नाम से उसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट will happen if the spindle thread are worn out in a gate valve? किसी गेट वाल्व में अगर स्पिंडल पे जो थ्रेड कटी है वो वर्न आउट हो गई है, खराब हो गई है, तो उससे क्या होगा? ऑप्शन है वाल्व हार्ड टू टर्न, वाल्व बहुत अत्यधिक बहुत कठिनता से ओपन होगा, खुलेगा। लाउड नॉइज व्हेन टर्न द वाल्व, या फिर काफी ज्यादा शोर करेगा जब उसको हम खोलेंगे। वाटर फ्लो अराउंड द स्टफिंग बॉक्स, या स्टफिंग बॉक्स के चारों तरफ पानी का रिसाव होगा। या वाल्व विल नॉट ओपन और क्लोज व्हेन टर्निंग द स्पिंडल, जब हम स्पिंडल को घुमाएंगे तो वाल्व ना तो ओपन होगा ना ही क्लोज होगा। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी गेट वाल्व के स्पिंडल की जो थ्रेड है, चूड़ियां हैं, वो घिस जाएंगी तो उसका प्रयोग क्या होगा? स्पिंडल को घुमाने से भी वाल्व हमारा ना तो खुलेगा और ना ही बंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन्स 0% ऑफ कार्बन? स्टील का कौन सा संरचना है, स्ट्रक्चर है जो कि 0% कार्बन होता है? उसमें वो क्या है? फेराइट होता है, ठीक। क्या होता है? फेराइट। इसमें क्या बेसिकली लोहे का प्योर फॉर्म होता है, तो इसमें 0% ऑफ कार्बन होती है। व्हिच टाइप, जस्ट 1 मिनट, which type of belt drive the driven shaft will rotate in opposite direction to the driver shaft? बेसिकली आपने
जब पढ़ा होगा बेल्ट ड्राइव के बारे में, तो हाँ बेसिकली दो पढ़ते हैं, एक ओपन बेल्ट ड्राइव, एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो जो ओपन बेल्ट ड्राइव होती है इसमें ड्राइवर और ड्रिवन दोनों के रोटेशन की दिशा सेम होती है, और जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव होती है इसमें जो ड्रिवन होता है वो ड्राइवर के जस्ट अपोजिट में रोटेट करता है। तो वही हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि किसमें अपोजिट में रोटेट करेगा ड्राइवर शाफ्ट के कंपैरिजन में, तो वो हो जाएगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का। अगर आपके ये सभी बेसिक क्लियर नहीं है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी फिटर ट्रेड मशीनिस्ट टर्नर से संबंधित बहुत सारी वीडियोस थ्योरी की, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की उपलब्ध, वहां पर जा करके आप देख के अपने बेसिक कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीमेंटेड कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि किस पदार्थ के लिए किस एब्रेसिव का वहां पर प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें डिस्कस करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम केवल क्वेश्चन को ही फोकस कर रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए लोड बियरिंग पार्ट ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में कौन सा भाग है जो कि लोड बियरिंग का काम करता है, जो कि भार को सहने का काम करता है, तो होता है मशीन का बेस। जो मशीन का बेस है, जो उसका आधार है, वही क्या करता है, पूरा भार को वहां पर लोड वहां पर बेयरिंग करने का काम करता है, पूरा भार को वही सहन करता है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। कॉपर का गलनांक कितना होता है, तो कितना होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। 1085 डिग्री सेल्सियस कॉपर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड वेयर पी मीन्स पिच एंड डी मीन्स डेप्थ। आप सभी को पता है, एक होता है इंटरनल थ्रेड, एक होता है एक्सटर्नल थ्रेड। तो इंटरनल थ्रेड के लिए हम टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करते हैं, तो टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 2 × डी। और जब हमें कैलकुलेट करना होता है ब्लैंक का साइज, मतलब शाफ्ट का कौन सा डायमीटर हम रखें टर्निंग करते समय, कि जिससे हमारी थ्रेड करते समय एग्जैक्ट पिच वहां पर आ जाए, तो उसका बेसिकली फार्मूला होता है कैपिटल डी बराबर माइनस कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी माइनस पी बाई 10। ठीक, क्या होता है, जो हमें कैपिटल निकालना होता है कैपिटल डी, वो कैसा होता है, स्मॉल डी माइनस पी बटा 10। डी मतलब क्या हो गया, डेप्थ हो गया, और पी क्या हो गया, उसकी पिच हो गई। ठीक, तो पी बाई 10 जो भी हमारी पिच दी गई है उसको 10 से डिवाइड करके आप डी से माइनस कर दीजिए, मतलब जो भी हमारा डायमीटर दिया गया है, तो आपको ब्लैंक का डायमीटर निकल आएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है M16 × 2 दे दिया गया, ठीक है, M16 × 2 दे दिया गया। इसके लिए ब्लैंक साइज क्या होगा, तो 2 को आपको 10 से डिवाइड करिए तो 0.2 हो जाएगा, 16 में से माइनस कर दीजिए तो 15.8 आपका इसके लिए ब्लैंक साइज हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाई ए फोर्स ऑफ 30 किलोग्राम इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। यहाँ पर बेसिकली एक घर्षण का न्यूमेरिकल है कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स कितना है 30 किलोग्राम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो घर्षण गुणांक है 0.0125 है, तो उससे उसके द्वारा कितने फोर्स को कितने द्रव्यमान की वस्तु को मूव किया जा सकता है। तो बेसिकली जब आप फ्रैक्शन पार्ट को पढ़ते हैं, घर्षण के पार्ट को पढ़ते हैं, अगेन यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हमारे टेक सीख प्रो चैनल पर बहुत सारी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की वीडियोस उपलब्ध, वहाँ से जा करके देखिए आप ये सब अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर फार्मूला होता है जो आपका लगाया गया फोर्स है बटा उसका वहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन वर्क करता है वो होता है डब्लू बराबर एम जी। तो यहाँ पर आपको म्यू दिया गया है, एफ दिया गया है, यही एम जी को निकालना है। डब्लू बराबर एम जी मतलब कितना वेट आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो एफ है इसको म्यू से डिवाइड करना होगा। तो एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 30 दी गई है, और म्यू की वैल्यू 0.0125 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 30 को 0.0125 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2400 किलोग्राम फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बस आपको फार्मूला ध्यान रखना था, म्यू बराबर एफ बाई एम जी, या कर सकते हैं म्यू बराबर एफ बाई डब्ल्यू। इस फार्मूले का प्रयोग करके यहाँ पर आप तीनों में से कोई भी एक कैलकुलेट कर सकते हैं, दो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टेपर ऑपरेशन व्हिच टाइप ऑफ सरफेस इज प्रोड्यूस। बेसिकली जो टेपर ऑपरेशन होता है, टेपर टर्निंग करते समय हम किस प्रकार का
सरफेस प्रोड्यूस करते हैं, तो ऊपर वाले ही क्वेश्चन में हमने देखा था किस प्रकार का होता है, हमारा कोनिकल सरफेस को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ऑप्शन क्या दिया गया, फ्लैट, कर्व, सर्कुलर या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर प्लेन टर्निंग होती तो हम सर्कुलर ऑप्शन की तरफ जाते, लेकिन ये प्लेन टर्निंग नहीं है, टेपर टर्निंग है, टेपर ऑपरेशन है, तो यहाँ पर कोनिकल शेप बनती है, कोनिकल ऑपरेशन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 939.900 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी TONNE टन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टन दो प्रकार के होते हैं। जब आपका स्पेलिंग दिया गया TONNE तो यह मेट्रिक को दर्शाता है, और मेट्रिक, एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। अगर ये TONN की जगह पर केवल TON दिया गया, टन दिया गया, तो इसका मतलब होता है ब्रिटिश टन, और ये 1016 किलोग्राम के बराबर होता है जब भी ब्रिटिश टन की बात आएगी। अब चूंकि TONNE है तो ये आपका मेट्रिक टन है। इसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू दी गई है किलोग्राम में, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 939.9। कितना आ जाएगा, 939.9 किलोग्राम। चूंकि यहाँ 939.99 किलोग्राम था, इसको आपको क्या करना है, गलत हो गया। आपको यहाँ पर जो 939.900 किलोग्राम है, इसको आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टन को, किलोग्राम को टन में बदल रहे हैं, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.9399 के बराबर हो जाएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, क्योंकि एक टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ये आपका ऑलरेडी किलोग्राम की वैल्यू दी गई है, इसको टन में बदलना है, तो 1000 से इसको क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तो 0.3 स्थान बाएं तरफ खिसक जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 0.9399। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो आप सभी को पता है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला C/5 बराबर F-32/9। यहाँ पर आप क्या करेंगे, F की वैल्यू 90 रख देंगे, तो जब आप F की वैल्यू 90 पुटअप करेंगे तो 90 में से आप 32 को माइनस करेंगे, तो आपका बचेगा नियर अबाउट 58। कितना बचेगा आपका, 58 बचेगा, और 58 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देना है। तो जो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा लगभग 32.22 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 32.22 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यहाँ आपको जस्ट फार्मूला ध्यान रखना है कि C/5 बराबर F-32/9। ठीक, यहाँ पर C मतलब डिग्री सेल्सियस, F मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें से कोई भी एक कैलकुलेट करना होगा, आप एक दूसरे की वैल्यू पुटअप करके एक कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया तो फ़ारेनहाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया गया तो डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर आपको रिकमेंड करेंगे कि चैनल पर जो भी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की क्लासेस है उसको देखकर आप ये सभी बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर कर सकते हैं। इवन थ्योरी का भी जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछेंगे, उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो दी गई है कि टेक्निकल एग्जाम में कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं टेक्निकल से, और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछे जाते हैं। इन दोनों की वीडियो आपको इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन जॉब। तो जब भी बात की जाए मशीनबिलिटी की, कौन से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा मशीनबिलिटी को सही किया जाता है, तो मशीनबिलिटी किसके द्वारा सही किया जाता है, एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा। इसमें हम मेटल को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, थोड़ा नरम बनाते हैं, जिससे आसानी से उसकी मशीनिंग हो सके। हार्डनिंग में उसको हार्ड टफ बनाया जाता है, जिससे अदर मेटल को कट कर सके, दूसरे मेटल की कटिंग का रजिस्ट कर सके। टेम्परिंग में उसकी ब्रिटलनेस को कम करके टफनेस को रेगुलेट किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग में उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम रेगुलेट करते हैं, जो भी इंटरनल वहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप हो जाती है ड्यू टू वेरियस रीजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी ऊपर हमने देखा था, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसे म्यू सिंबल के द्वारा यहाँ पर दर्शाया जाता है। जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है म्यू सिंबल, यही क्या है, घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट का यहाँ पर सिंबल हो जाता है। रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी
टू द फॉलोवर, सॉरी, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फॉलोवर टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवन गियर इज नोन एज। जो फॉलोवर का एंगुलर वेलोसिटी है और ड्राइविंग गियर का एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों का रेशियो को क्या कहेंगे? तो वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी रेशियो कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा? वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस हार्डनिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड स्किन ऑन सरफेस ऑफ। केस हार्डनिंग बेसिकली एक हीट ट्रीटमेंट की सरफेस हार्डनिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें किस प्रकार के मटेरियल की सरफेस को हार्ड किया जाता है? तो किस प्रकार के? लो कार्बन स्टील पार्ट, ऐसे पार्ट स्टील के जिसमें कार्बन परसेंटेज कम होती है, उसे हमें डिफरेंट प्रकार के यूज में बनाने के लिए उसकी सरफेस पे कार्बन परसेंटेज की मात्रा को बढ़ाते हैं, उसके कोर को एटलीस्ट हम उसी कंडीशन में रखते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है केस हार्डनिंग। किस पर की जाती है? लो कार्बन स्टील के पार्ट पर बेसिकली ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 स्क्वायर इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी स्क्वायर फुट। यहाँ पर पूछा गया है 250 स्क्वायर इंच कितने स्क्वायर फुट के बराबर हो जाएगा। अगेन वही कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर इंच में कितने स्क्वायर फुट होते हैं, तभी यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली बताएंगे। एक स्क्वायर इंच कितने स्क्वायर फुट के बराबर होता है? तो 0.0069 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। इसी को आप 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 1.73। कितना आंसर आ जाएगा? 1.736 इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम स्विवलिंग एंगल ऑफ कंपाउंड रेस्ट इन द लेथ मशीन। लेथ मशीन में जो कंपाउंड रेस्ट होता है, ये मान लीजिए हमारी एक्सिस है, यहाँ पर हमारा कंपाउंड रेस्ट है, तो इसको कितना हम दाएं और कितना बाएं स्विवेल्ड कर सकते हैं? तो 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर, टोटल 90 कर सकते हैं, बट यहाँ ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि 45 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री राइट हॉरिजेंटली। एज पर निमी के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर जब हम निमी बुक में देखते हैं तो वहाँ पर 360 डिग्री मिलता है। तो अगर ऑप्शन में आपको 360 डिग्री दिया गया है तो आप 360 डिग्री पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप 45 डिग्री मतलब टोटल 90 डिग्री हाफ इंक्लूडेड एंगल 45 डिग्री उसको टिल्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर। लॉक वाशर का यहाँ पर एडवांटेज क्या है? ऑप्शन, प्रोवाइड इंक्रीज्ड बियरिंग सरफेस, प्रिवेंट टू डैमेज द सरफेस, डिस्ट्रीब्यूशन इवन प्रेशर ऑन वर्किंग सरफेस, या प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजिंग अंडर वाइब्रेशन। तो जो लॉक वाशर है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि जब भी कभी कंपन और झटके लगते हैं तो उसके कारण पार्ट को, नट और बोल्ट को खुलने से बचाने के लिए वहां पर लॉक वाशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bearing carry the load parallel to its bearing axis। ये आपका बियरिंग मान लीजिए कोई है, उसकी यहाँ पर ये एक्सिस दी गई है, अब इसके पैरेलल लोड लगाना मतलब हम इस प्रकार से कोई इस पर लोड डाल रहे हैं, तो कौन सी बियरिंग होती है जो कि पैरेलल लोड को सहन कर सकती है? तो ये होती है थ्रस्ट बियरिंग। कौन सी होती है? थ्रस्ट बियरिंग होती है जो कि हमारे पैरेलल लोड को सहन कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल चक। किस चक को यूनिवर्सल चक के नाम से जाना जाता है? तो वो होता है थ्रीजा चक, या इसी को सेल्फ सेंट्रिक चक के नाम से जानते हैं। ऑटोमेटिक पार्ट को क्या करता है? सेंटर में कर लेता है लगाने के बाद, इसीलिए इसको यूनिवर्सल चक या फिर सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से जाना जाता है। तो ये था NPCIL कईगा फिटर टेक्नीशियन बी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जिसकी एग्जाम डेट थी 18/10/2022। पेपर आपको कैसा लगा, लेवल एग्जाम का कैसा था, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। बने रहिए हमारे साथ टेक्सीक प्रो चैनल पर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, जो भी पेपर है उसके एनालिसिस को पाने के लिए, और भी डिफरेंट प्रकार के MCQ को डिस्कस करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।